फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल का ही एनसीईआरटी सार संग्रह 2024 जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी को कंप्लीट करने वाले हैं। इसके पहले हमने इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट करवा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर टॉपिक दिया गया है ब्रह्मांड और सौरमंडल, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी जान लीजिए। यहाँ पे दिया गया है भीतरी ग्रह और जोवियन ग्रह के बारे में। भीतरी ग्रह को पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है, बाहरी ग्रह को जोवियन ग्रह कहते हैं। तो बेसिक से जानकारी शायद आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन एक बार माइंड में रिकॉल मैं करवा देती हूँ। टोटल ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 है। ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। 8 ग्रह कौन कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे बुध है, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण और सबसे अंतिम में वरुण। तो ये जो 8 ग्रह हैं, ये 8 ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमण क्या कहलाता है? तो दूसरों का चक्कर लगाना परिक्रमा कहलाता है। एक शब्द आता है घूर्णन। अपने अक्ष पर ही, अपने केंद्र बिंदु पर ही घूर्णित करना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। अपने अक्ष पर ही घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। जबकि दूसरों का चक्कर लगाना क्या कहलाता है? तो परिक्रमण कहलाता है। तो ये जो 8 ग्रह हैं सूर्य का चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है पार्थिव ग्रह या फिर जोवियन ग्रह, इसे हम लोग जान लेते हैं। तो ये जो चारों ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन चारों ग्रहों को पार्थिव अथवा आंतरिक ग्रह कहते हैं। पार्थिव अथवा आंतरिक ग्रह कहते हैं। ये चारों जो है ठोस अवस्था में होते हैं, याद रखिएगा। अब आ जाइए इधर, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये चारों ग्रह को बाहरी ग्रह अथवा जोवियन ग्रह कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। और यह जो है गैसीय अवस्था में होते हैं, गैसीय अवस्था में। तो क्रम से आप लोग याद रखिएगा। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो बुध है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण और सबसे अंतिम में कौन सा है? तो वरुण है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो बुध। सूर्य से सबसे दूर पर स्थित ग्रह कौन सा है? तो यह वरुण है। क्लियर। एक क्वेश्चन और आता है, पृथ्वी जो है किन दो ग्रहों के बीच में अवस्थित है? पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में अवस्थित है? ये रहा पृथ्वी, और पृथ्वी जो है शुक्र और मंगल के बीच में अवस्थित है। एक क्वेश्चन और आता है कि क्षुद्र ग्रह जो है किन दो ग्रहों के बीच में पाई जाती है? क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में ही क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ये क्षुद्र ग्रह आपने सुना होगा उल्का पिंड। क्षुद्र ग्रह जब ग्रहों पर गिर जाती है, हमारी पृथ्वी पर जब गिर जाती है, तब उसे क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। देखिए, भूरा ग्रह किसे कहते हैं? भूरा ग्रह कहते हैं बुध को। भूरा ग्रह किसे कहेंगे? बुध को। पीला ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को। पीला ग्रह शुक्र को कहा जाता है। नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। पानी की अधिकता के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह क्यों कहते हैं? तो आयरन ऑक्साइड की मात्रा यहाँ सर्वाधिक होती है, इस कारण से ही। दो ऐसे ग्रह हैं बुध और शुक्र, इन दोनों ग्रह का अपना कोई चंद्रमा नहीं है, अर्थात इन दोनों का कोई उपग्रह नहीं है। अपनी पृथ्वी का एक उपग्रह है जो है चंद्रमा। मंगल का 2 उपग्रह है, फोमोस और डिवोस। फोबोस और डिमोस। डिमोस जो है यह सबसे छोटे उपग्रह हैं। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमेड है। और गैनीमेड किसका उपग्रह है? बृहस्पति का। बृहस्पति को पीला ग्रह कहते हैं। शुक्र और बृहस्पति को पीला ग्रह कहते हैं, याद रखिएगा। बृहस्पति को वैक्यूम ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट है शनि। शनि के सर्वाधिक छल्ले पाए जाते हैं। कितने छल्ले पाए जाते हैं? 7 छल्ले पाए जाते हैं। और शनि का घनत्व जो है सबसे कम होता है। यह पानी पे भी तैर सकता है, इतना कम घनत्व होता है। तो कितना घनत्व होता है? तो याद रखिएगा 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। और सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो अपना पृथ्वी है। सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है? पृथ्वी का है। नेक्स्ट है पीला ग्रह या फिर नारंगी ग्रह किसे कहेंगे? तो बृहस्पति को। ऐसे पीला ग्रह कहते हैं शुक्र को। भोर का तारा, सांझ का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को। पृथ्वी की जुड़ा बहन भी किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। सबसे जल्दी परिक्रमा कौन से ग्रह कर लेता है? तो बुध कर लेता है। 88 डेज में ही सूर्य की परिक्रमा बुध कर लेता है। तो चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ये भी याद रखिएगा, शनि को गोल्ड ग्रह कहा जाता है। गोल्ड ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है अरुण। अरुण में भी छल्ले पाए जाते हैं, लेकिन कम पाए जाते हैं, 5 ही छल्ला पाया जाता है। नेक्स्ट है वरुण। वरुण को कौन सा ग्रह कहते हैं? इसका कुछ खास है नहीं, लेकिन अरुण के बारे में याद रखिएगा, इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। शुक्र और
अरुण जो है, शुक्र और अरुण, यह जो है पूर्व से पश्चिम की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इस कारण से ही शुक्र और अरुण पर सूर्योदय जो है पश्चिम की दिशा में होता है। जिस तरह से पृथ्वी पर पूर्व की ओर सूर्योदय होता है, उसी तरह से शुक्र और अरुण के यहाँ सूर्योदय जो है पश्चिम की दिशा में होता है। तो हमने बेसिक से जानकारी बता दिया। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे दिया गया है बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व वर्तमान ब्रह्मांड एक अत्यधिक सघन एवं अत्यधिक उच्च तापमान वाले एकल सूक्ष्म पिंड अथवा बिंदु के रूप में था, जिसे सिंगुलैरिटी कहा गया। इस पिंड में एक महाविस्फोट के पश्चात ब्रह्मांड का प्रसार प्रारंभ हुआ, जो अनवरत जारी है। बिग बैंग सिद्धांत दिया किसने था? तो जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया था, जो कि एक पारसी थे। समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, ये समझ लीजिए कि यह क्या है? लड्डू है। क्या है? लड्डू है। तो लड्डू के अंदर छोटे छोटे देखते होंगे बूंदी रहती है। तो ये जो है क्या बता रहा है? अत्यधिक सघन लड्डू है। अत्यधिक सघन लड्डू है एवं अत्यधिक उच्च तापमान वाले एक एकल सूक्ष्म पिंड अथवा बिंदु के रूप में था। तो समझ लीजिए कि ये लड्डू है, ठोस रूप में है। इसमें कोई फोर्स लगा और यह जो है लड्डू टूट करके बिखर गया। उसी से क्या निर्माण हुआ? ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ये किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंतियर ने। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, किससे संबंधित है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। नेक्स्ट है तारों का रंग किसका सूचक है? उसके ताप का। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा कौन सा है? पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा, देखिए सूर्य भी जो है ना, यह तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो सूर्य है। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ कि तारा है क्या, तारा का निर्माण होता क्या है। तो देखिए, तारा बनने से पहले तारा जो है विरल गैसों का गोला होता है। विरल गैसों का गोला मतलब कह सकते हैं कि गैस जो है क्या है? विरल रूप में है, दूर दूर तक है। सघन कहते हैं जो ठोस रूप में होता है, मतलब सघन होता है। विरल जो होता है दूर दूर तक होता है। तो सबसे पहले तारा बनने से पहले तारा जो है विरल गैसों का एक गोला होता है। यह बहुत दूर दूर तक होते हैं, इसलिए इसे विरल गैस कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण की वजह से गैस जो है करीब करीब आने लगते हैं, पास पास में आने लगते हैं। जब ये पास पास में आएंगे तो ऊष्मा की उत्पत्ति होगी। ऊष्मा की जब उत्पत्ति होगी तब इसमें आग पकड़ लेंगे। जब इसमें आग पकड़ लेती है तब इसे हम क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। तो सबसे पहले विरल गैस होता है। विरल गैस के बाद निहारिका का निर्माण होता है, जो कि ठोस मतलब कह सकते हैं कि सघन गैसों का गोला है निहारिका। उसके बाद तारा का निर्माण होता है। ये प्रक्रम रहा तारा बनने का। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला किस आकार की है? आकाशगंगा जो गैलेक्सी है, इसका आकार है कैसा? तो अंडाकार अथवा सर्पिलाकार है। इसी आकाशगंगा में हमारे सूर्य अवस्थित हैं। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? कोपरनिकस को। थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन आगे क्लियर ही देखने को मिलेगा। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? कोपरनिकस को। पृथ्वी गोलाकार है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? पाइथागोरस ने। पृथ्वी गोलाकार है, यह किसने कहा था? पाइथागोरस ने। मंदाकिनी का सबसे चमकीले एवं ठंडे तारों का क्षेत्र कौन सा है? तो ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला। मंदाकिनी का सबसे चमकीले एवं ठंडे तारों का क्षेत्र कौन सा है? ओरियन नेबुला। तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है? तारों की आयु किस आधार पर? तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर। तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर। ब्रह्मांड से संबंधित प्रमुख अवधारणाएं दिए गए हैं। ये जो एनसीईआरटी है 6 क्लास लेकर के 12 तक का दिया गया है। तो चलिए यह देख लेते हैं। ब्रह्मांड से संबंधित प्रमुख अवधारणाएं। खगोल शास्त्री का नाम दिया गया है टॉलमी का। टॉलमी ने क्या कहा था? इन्होंने सर्वप्रथम भू केंद्रित अवधारणा का प्रतिपादन किया। तो याद रखिएगा, भू केंद्रित अवधारणा किसने दिया था? तो यह दिया था टॉलमी ने। इस अवधारणा के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य व अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं, जो कि गलत है। यह क्या बताया था? पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य व अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। लेकिन अभी हमने बताया था सूर्य के चारों ओर परिक्रमा अन्य ग्रह करते हैं, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा सूर्य अथवा अन्य ग्रह नहीं करते हैं। यह जो सिद्धांत दिया था यह क्या हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट वैज्ञानिक आए कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस, जो कि पोलैंड के रहने वाले थे। 1543 में इन्होंने अपनी एक पुस्तक का नाम दिया गया है कमेंटेरियोलस में सूर्य केंद्रिक अवधारणा के अंतर्गत बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं अपितु सूर्य है। यह अवधारणा किसने दिया? यह मत किसने दिया कि सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है, पृथ्वी नहीं? यह दिया था सबसे पहले जो बताया था कोपरनिकस।
नेक्स्ट है महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। यह सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंतेयर ने। अब आ जाइए सूर्य से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य को देख लीजिए। यहाँ पर दिया गया है पृथ्वी से न्यूनतम दूरी कितनी है? सूर्य की न्यूनतम दूरी है 14.70 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर है। वही अधिकतम दूरी जो है 15.21 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है? तो 14.96 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का व्यास कितना है? 13,92,000 किलोमीटर। सूर्य का व्यास कितना है? 13,92,000 किलोमीटर। सूर्य का आयतन कितना है? पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना अधिक। पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक उसका आयतन है। नेक्स्ट है द्रव्यमान। तुलना किया जा रहा है पृथ्वी से, क्योंकि हम लोग पृथ्वी पे ही रहते हैं और पृथ्वी और सूर्य से यहाँ पे तुलना किया जा रहा है। सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है? तो पृथ्वी से 3,32,000 गुना अधिक होता है। तलीय गुरुत्व पृथ्वी से 28 गुना। तलीय गुरुत्व कितना होता है सूर्य का? पृथ्वी से 28 गुना। केंद्रीय घनत्व 150 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। रासायनिक संगठन क्या है? तो हाइड्रोजन इसमें 71% पाया जाता है। हीलियम 26.5%, अन्य तत्व 2.5% इसमें पाए जाते हैं सूर्य में। नेक्स्ट है फोटोस्फीयर ताप कितना होता है? सतह का ताप कितना होता है? तो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। केंद्र का ताप कितना होता है? तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। केंद्र का ताप सूर्य का होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य के धब्बों का ताप होता है 1500 डिग्री सेल्सियस। ऊर्जा उत्सर्जन, सूर्य जो है ऊर्जा का उत्सर्जन 3.77 गुने 10⁻26 जूल पर सेकंड करते हैं। केंद्रीय दबाव कितना है? तो 1 अरब एटमॉस्फेयर। अक्ष पर घूर्णन अवधि कितनी है? 25.38 दिन मध्य रेखा के सापेक्ष या फिर 35 दिन ध्रुवों के सापेक्ष। सूर्य की आयु कितनी है? तो 5 बिलियन वर्ष। लगभग 5 बिलियन वर्ष सूर्य की आयु हो चुकी है। समान तारे का संभावित जीवन काल कितना है? तो 10 बिलियन वर्ष। सूर्य के प्रकाश की गति 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। सूर्य के प्रकाश की गति 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकंड। या तो नहीं हुआ होगा, लेकिन एक बार फिर से आप लोग खुद से देख लीजिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो लगता है समय लगभग 25 करोड़ वर्ष है। ऐसा नहीं है कि सूर्य जो है बिल्कुल ही स्थिर है, नहीं। सूर्य जो है वो अपनी आकाशगंगा की भी परिक्रमा करते रहता है, जिसे हम लोग ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं, और लगभग 25 करोड़ वर्ष उसे एक परिक्रमा पूरा करने में लग जाता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है? सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है यह किस क्रिया के द्वारा? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा। नाभिकीय संलयन के द्वारा। सूर्य के केंद्र में उपस्थित सभी पदार्थ अत्यधिक उच्च तापमान लगभग 15 लाख डिग्री सेंटीग्रेड के कारण गैस और प्लाज्मा अवस्था में होता है। तो याद रखिएगा सूर्य किस अवस्था में है? तो गैस और प्लाज्मा अवस्था में। अत्यधिक उच्च ताप के कारण कितना ताप दिया गया है? तो लगभग 15 लाख डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है सूर्य से सबसे निकट स्थित तारे प्रोक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितनी है? सूर्य से सबसे निकट स्थित तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य से सबसे निकट स्थित तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। और सूर्य और प्रोक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितनी है? इन दोनों के बीच में है 4.24 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी की मात्रा है, मात्रक है, माफ करिएगा, दूरी मापने की इकाई है। पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ में लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाता है? 29.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ में लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाता है? 29.9 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से। आगे दिया गया है किस ग्रह का अपने अक्ष पर घूमने का परिभ्रमण, किसी ग्रह का, माफ करिएगा, किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? परिभ्रमण कहते हैं, या फिर रोटेशन कहते हैं, या फिर घूर्णन कहते हैं। किसी ग्रह को अपने अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? परिभ्रमण कहते हैं, रोटेशन कहते हैं, अथवा घूर्णन कहते हैं। तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं, रिवोल्यूशन कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। दिन रात किस कारण से होते हैं? दिन रात जो होते हैं पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण से। ग्रह क्या हैं? ग्रह किसे कहेंगे? वे प्रकाशहीन पिंड जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ग्रह में अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, सूर्य का ही जो प्रकाश होता है सूर्य के प्रकाश को ही अब्जॉर्ब कर लेता है, उसी के कारण से ही ग्रह जो है चमकते हैं। पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है? हमने क्लियर कर लिया था। सूर्य
पृथ्वी जो है शुक्र और एवं मंगल के बीच में है। 1 मिनट, पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है? शुक्र एवं मंगल के बीच में अवस्थित है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम। आकार के अनुसार हमने बताया भी, सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण, वरुण के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद शुक्र, शुक्र के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आकार एवं द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। घनत्व के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम। घनत्व के अनुसार देखिए, सर्वाधिक जो घनत्व वाला ग्रह है यह पृथ्वी है, और सबसे न्यूनतम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो शनि है। तो क्रम से याद रखिएगा, सर्वाधिक घनत्व जो है पृथ्वी का होता है, पृथ्वी के बाद बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद मंगल, मंगल के बाद वरुण, वरुण के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद अरुण, अरुण के बाद शनि। नेक्स्ट है, शनि का घनत्व सबसे कम और पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक होता है। आंतरिक या पार्थिव ग्रह कौन से हैं? बुध हैं, शुक्र हैं, पृथ्वी हैं और मंगल हैं। इसे अधिवासी या फिर टेरेस्ट्रियल भी कहते हैं। बाह्य या बृहस्पति या फिर जोवियन ग्रह। बाह्य या बृहस्पति ग्रह किसे कहेंगे? ये भी हो चुका है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम दिया गया है। सबसे नजदीक बुध है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध है। एवं सुदूरतम ग्रह कौन सा है? सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वरुण है। सूर्य के परितः परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम। सबसे जल्दी परिक्रमा कौन कर लेता है? बुध कर लेता है। उसके बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण। तो हम कह सकते हैं बुध का परिक्रमण वेग सबसे कम होता है और सबसे अधिक वरुण का होता है। नेक्स्ट है, परिभ्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम। परिभ्रमण मतलब कि घूर्णन। सबसे जल्दी परिभ्रमण कौन कर लेता है? सबसे जल्दी परिभ्रमण बृहस्पति करता है, उसके बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण, वरुण के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध, बुध के बाद शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हमारे सौर मंडल का 99.86 द्रव्यमान सूर्य में निहित है। हमारे सौर मंडल का 99.86 द्रव्यमान जो है सूर्य में निहित है। अब यहाँ पे दिया गया है पृथ्वी से संबंधित विशिष्ट तथ्य। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। पृथ्वी के आकार कैसी है? कोई कहता है संतरे की तरह है, कोई कहता है सेब की तरह है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा जियोड की तरह है, भूआब जियोड की तरह है। अच्छा, ध्रुवीय व्यास कितनी है पृथ्वी का? 12,714 किलोमीटर। अच्छा, ध्रुवीय व्यास पृथ्वी का कितना है? 12,714 किलोमीटर। भूमध्य रेखीय व्यास क्या है? भूमध्य रेखीय व्यास क्या है? तो 12,756 किलोमीटर। ये जो भूमध्य रेखा है इसकी लंबाई कितनी है? 12,756 किलोमीटर। नेक्स्ट है ध्रुवीय परिधि। ध्रुवीय परिधि घेरा कितना है? तो 40,008 किलोमीटर। विषुवत रेखीय परिधि कितना है? 40,075 किलोमीटर। पृथ्वी का द्रव्यमान 5.97 गुने 10 किलोग्राम। एक बार फिर से, पृथ्वी का द्रव्यमान 5.97 गुने 1024 किलोग्राम। जलीय भाग कितना है? तो जलीय भाग है 71%। 71% पे जल है और 29% जो है स्थलीय भाग है। पृथ्वी का आयतन 10.83 गुने 1011 घन किलोमीटर है। औसत घनत्व कितना है? तो 5.52 पानी के घनत्व के सापेक्ष ही है। पृथ्वी के अनुमानित आयु कितना है? तो 4.6 बिलियन वर्ष। धरातल का क्षेत्रफल कितना है? तो 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर। परिभ्रमण समय, घूर्णन करने की जो समय है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। और यह क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा एग्जाम में पूछा भी गया है। परिभ्रमण समय 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। परिक्रमण समय 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड। परिक्रमण करने के कारण ही एक वर्ष कहलाता है। और परिभ्रमण जो है जिसे दिन रात होते हैं। नेक्स्ट है परिक्रमण वेग 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। परिक्रमण वेग कितना है? 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। परिक्रमण मार्ग की लंबाई कितना है? 96 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से अधिकतम दूरी कितना है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से मध्य दूरी कितना है? 14.96 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगने वाला समय 8 मिनट 16 सेकंड। कहीं कहीं 20 सेकंड भी दिया रहता है, तो
आप लोग ऑप्शन के अनुसार इसे टिक कर सकते हैं। 8 मिनट 16 सेकंड लेकिन आप लोग याद रखेंगे। चंद्रमा से दूरी पृथ्वी की कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर। याद रखिएगा, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में कितनी दूरी है? 3,84,000 किलोमीटर। समुद्र तल से स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई कितना है? 8,848.86 मीटर। किसकी ऊंचाई है? माउंट एवरेस्ट की। समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई 11,033 मीटर। और यह कौन सा है? मरियाना ट्रेंच है कहाँ? तो यह हो जाएगा प्रशांत महासागर में। अब क्वेश्चन पे आते हैं। आकाश में कितने तारामंडल हैं? बताइएगा, तारामंडल की संख्या कितनी है? 88 हैं। कितने हैं? 88 हैं। बृहस्पति तथा शनि पर कौन सी प्रमुख गैसें पाई जाती है? बृहस्पति तथा शनि पर हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन पाया जाता है। हीरक वलय डायमंड रिंग का दृश्य कब देखा जा सकता है? डायमंड रिंग का जो दृश्य है यह पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि पर देखा जा सकता है। यदि सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी 1/4 कम हो जाए तो हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाने की सबसे अधिक संभावना होगी। याद रखिएगा, यदि सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी 1/4 कम हो जाए तो हमारे वर्ष की अवधि जो है कम होने की सबसे अधिक संभावना होगी। नेक्स्ट है, वे दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, तो ऐसे दो ग्रह हैं बुध और शुक्र। बुध व शुक्र। उपग्रह जो भी होते हैं तो शुक्र जो है, बुध और शुक्र के जो उपग्रह हैं उसे सूर्य जो है नष्ट कर देता है, क्योंकि ये दोनों ग्रह जो सूर्य के सबसे नज़दीक में अवस्थित हैं। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। जब दिन और रात की अवधि बराबर हो तो सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। हेल, बॉब तथा हैली क्या है? हेल, बॉब तथा हैली क्या है? पुच्छल तारा है, कॉमेट है। क्या है? कॉमेट है। और इसका पूछ जो है सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है, जैसे कि सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बुध है। पृथ्वी से निकटतम ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। कंफ्यूज नहीं होने का, ऐसे तो सूर्य से सबसे नज़दीक बुध है, लेकिन बुध उतना गर्म नहीं है जितना कि शुक्र है। क्यों गर्म है भाई? तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता बहुत ही ज़्यादा है। इस कारण से शुक्र को चमकीला ग्रह भी कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा यह चमकते हुए प्रतीत होता है। और यूरोप के लोग जो है शुक्र की पूजा भी करते हैं। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वरुण है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह बुध है। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो शनि है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो मंगल को, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। भोर का तारा, शाम का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या फिर जुड़वा बहन किसे कहते हैं? जुड़वा ग्रह अथवा जुड़वा बहन शुक्र को कहते हैं। छल्ले वाला ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। सर्वाधिक छल्ले जो पाए जाते हैं यह शनि के पास पाए जाते हैं। 7 छल्ले मौजूद होते हैं। सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक लंबा वर्ष जो होता है यह कहाँ होता है? वरुण ग्रह पे। सबसे छोटा वर्ष वाला ग्रह कौन सा है? बुध ही है। कितने दिन का है? मात्र 88 दिन का ही एक वर्ष हो जाता है। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? ताप में अंतर कहाँ देखने को मिलती है? दिन में जितना गर्म होता है रात में उतना माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। यह ग्रह है बुध। कौन सा है? बुध। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो शनि। हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो अरुण। अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। धुरी पर सर्वाधिक तीव्र परिभ्रमण गति वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। घूर्णन बहुत ही तेजी से करता है बृहस्पति। न्यूनतम परिभ्रमण गति वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। शुक्र। इसका परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों जो होते हैं एक समान ही, लगभग एक ही होते हैं, थोड़ा सा के लिए अंतर होता है। समान परिभ्रमण एवं परिक्रमण अवधि वाला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। यही हम क्वेश्चन है। पृथ्वी के समान अवधि के दिन वाला ग्रह, तो यह मंगल ही है। मंगल। पृथ्वी के समान अच्छे झुकाव वाला ग्रह कौन सा है? मंगल है। पृथ्वी के समान परिभ्रमण अवधि वाला ग्रह कौन सा है? मंगल है। यहाँ पे दिया गया है पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण वाला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र व अरुण। अन्य जो ग्रह हैं जो घूर्णन करते हैं किस तरह से? पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण जो है यह पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करते हैं। इस कारण से शुक्र और अरुण पर सूर्योदय किस दिशा में होता है? तो यह होता है पश्चिम की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण वाला ग्रह कौन सा है? उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण वाला ग्रह यह हो जाएगा अरुण। सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध है।
न्यूनतम गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह वरुण। वे ग्रह जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है शुक्र व अरुण, पश्चिम की दिशा में होता है शुक्र व अरुण पे। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट पियरे ने। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने किया था? रॉबर्ट पियरे ने। जबकि दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने किया था? एमंडसन ने। नाम याद रखिएगा, उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरे और दक्षिण ध्रुव साउथ पोल की खोज एमंडसन के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। आई होप वीडियो पसंद आ रहा होगा। कहीं भूल चूक हुई होगी तो माफ़ करिएगा। क्या सुधार करना है वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन मैं सही ढंग से कोशिश कर रही हूँ करवाने का। जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसे जानते हैं हरित ग्रह के नाम से, ग्रीन प्लैनेट के नाम से। बृहस्पति का वलय किस पदार्थ से निर्मित होता है? सिलिकेट का। बृहस्पति का वलय किस पदार्थ से निर्मित होता है? तो सिलिकेट का निर्मित होता है। जब एक महीने में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ब्लू मून। क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो शनि का है। अरुण को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? 84 दिन। शनि सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में लगभग 29.5 वर्ष का समय लेता है। सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहते हैं? नेमेसिस को। नेमेसिस को सूर्य का जुड़वा तारा कहते हैं। किस ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है? यह कथन किस ग्रह के संबंध में सही है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह के। 1610 ईस्वी में बृहस्पति के उपग्रहों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? बताएंगे। 1610 ईस्वी में बृहस्पति के उपग्रहों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? गैलीलियो ने की थी। वे ग्रह जिनके चारों ओर वलय हैं, यह ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्रग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्रग्रह या सेरेस है। सेरेस क्षुद्रग्रह कहाँ पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में, हमने पहले ही बताया था। सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो यह है टाइटन। पूर्ण सूर्य ग्रहण के केवल सीमित भूक्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भूक्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान कितना होता है? तो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो केवल पूर्णिमा को। ऐसा नहीं है कि हर पूर्णिमा को ही चंद्र ग्रहण होता है, लेकिन जब भी चंद्र ग्रहण होता है वह पूर्णिमा को ही होता है। उसी तरह से सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है, लेकिन हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है। शांति का सागर किस उपग्रह पर स्थित है? तो हो जाएगा चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ अवस्थित है? तो चंद्रमा पर अवस्थित है। फोबोस एवं डिमोस किसके उपग्रह हैं? तो मंगल के उपग्रह हैं। फोबोस और डिमोस किसके उपग्रह हैं? तो हो जाएंगे मंगल का। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए बर्फ छत्र को, आइस शीट्स और हिमस्थित जल की उपस्थिति सबसे अनुकूल है। आ जाइए, चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि जानते होंगे चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है। जब अर्धचंद्र हाफ मून होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य का कोण होता है 90 डिग्री। कृष्ण विवर ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इसका क्या कारण है? इसका जो कारण है उच्चतम घनत्व। कहा जाता है कि ब्लैक होल का बहुत ही ज़्यादा घनत्व होता है। 1 चम्मच वहाँ की मिट्टी का वजन 10 हाथियों के बराबर होता है। तो कह सकते हैं कि सर्वाधिक घनत्व किसका होता है? तो यह होता है ब्लैक होल का। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है उसका भार घटकर 1/6 भाग हो जाता है। तारों को नष्ट होने के लिए कौन सी आकाशीय परिघटना उत्तरदायी है? तो याद रखिएगा कृष्ण विवर या फिर कृष्ण छिद्र। कृष्ण छिद्र सिद्धांत ब्लैक होल थ्योरी को किसने प्रतिपादित किया था? एस चंद्रशेखर ने। किसने? एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो साइरस या डॉग स्टार है। देखिए, मैं आप लोग को बता देती हूँ तारा का निर्माण कैसे हुआ। तो हमने पहले बताया कि सबसे पहले विरल गैस का गोला था, उसके बाद निहारिका बना, निहारिका के बाद तारा बना। ठीक है, उसमें अधिक हो जाने से आग की उत्पत्ति हो जाती है। इसी कारण से इसमें आग की लपेटें उत्पन्न हो जाती है, जिस कारण से इसे हम लोग क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। तो देखिए, तारा में 90% ईंधन जब खत्म होने लगती है, 90% ईंधन तारे में खत्म हो जाती है, तब लाल दानव बनता है। क्या बनता है? लाल दानव। लाल दानव में भी 95% ईंधन खत्म हो जाने के बाद अभिनव तारा बनता है। अभिनव तारा बनता है। अभिनव तारा का भी ईंधन खत्म होने पर न्यूट्रॉन तारा, पल्सर तारा, क्वेसस तारा, ब्लैक होल बनता है। क्लियर?
यही जो सिद्धांत दिया था, ये किसने दिया था? चंद्रशेखर ने दिया था कि कौन से तारे जो हैं अभिनव तारा या फिर सुपरनोवा बनेगा या फिर कौन सा तारा श्वेत वामन बनेगा। क्लियर? तो इन्होंने कहा था कि जो सूर्य से 1.44 गुना छोटा होगा तो वो क्या बनेगा? श्वेत वामन बनेगा। जो सूर्य से 1.44 गुना बड़ा तारा होगा या फिर बड़ा तारा होगा तो क्या बनेगा? सुपरनोवा बनेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो साइरस या डॉग स्टार। डॉग स्टार। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो केवल अमावस्या के दिन होता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? तो नक्षत्र कहलाता है। नक्षत्रों की संख्या कितनी है? तो 27 है। ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है? माफ करिएगा, ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है? इकारस है। कौन सा है? इकारस। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? तो प्रकाश वर्ष है। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। यह क्वेश्चन पूछा भी जाता है। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी, पृथ्वी पर नहीं आएगी। ध्रुव तारा किस तारामंडल की ओर संकेत करते हैं? ध्रुव तारा किस तारामंडल की ओर संकेत करते हैं? सप्तऋषि तारामंडल। नेक्स्ट है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं, एस्टेरॉइड्स कहते हैं। उल्का को कहते हैं, उल्का किसे कहेंगे? टूटता हुआ तारा को उल्का कहते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है उपग्रह की संख्या। पृथ्वी का एक उपग्रह है, मंगल का फोबोस और डिवोस 2 उपग्रह हैं, बृहस्पति का 95 है, शनि का बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है 146, अरुण का 27 और वरुण का 14 उपग्रह हैं। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। पृथ्वी का 1 है, चंद्रमा जानते होंगे, मंगल का 2 फोबोस और डिवोस, 95 बृहस्पति का है, सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड ही है जो कि बृहस्पति का है, शनि का 146 उपग्रह है, अरुण का 27 है, वरुण का 24 है। वर्ष 1984 में वी गार्डिनर, जोसेफ फोरमैन तथा जे संकलिन द्वारा ओजोन छिद्र की खोज की गई। तो याद रखिएगा, वर्ष 1984 में वी गार्डिनर, जोसेफ फोरमैन, जे संकलिन द्वारा ओजोन छिद्र की खोज की गई। अब नेक्स्ट जो टॉपिक दिया गया है, पृथ्वी की गतियाँ तथा अक्षांश एवं देशांतर, इसे भी हम लोग कंप्लीट कर ही लेते हैं। उसके बाद हम लोग चट्टान एवं ज्वालामुखी को देखेंगे। आज इस वीडियो में इसको कंप्लीट कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक को भी कवर कर लेंगे। इसका मास्टर वीडियो भी आप लोग को मिल जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। कुछ भी भूल चूक होती है तो आप लोग माफ़ करेंगे। विषुव को संपूर्ण विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं। ये तिथियाँ कौन सी है? 21 मार्च और 23 सितंबर। वर्ष भर रात और दिन किस स्थान पर बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा पर। कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध के किस स्थान पर 12 घंटे का दिन होगा? विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट है, ऋतु परिवर्तन चक्र यहाँ पर दिया गया है, आप लोग खुद से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो एक लाइन है उसे क्या कहते हैं? एपिसाइड लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिसाइड लाइन। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव का कोण कितना होता है? तो 23.5 डिग्री होता है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है? तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है? तो 21 जून को होता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना तथा अपने अक्ष पर झुका होना मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण माना जाता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना तथा अपने अक्ष पर झुका होना मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण माना जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को। सबसे छोटा दिन हो रहा है 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में, और उसी दिन 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। उपसौर। उपसौर किसे कहेंगे? पृथ्वी जब सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है, जब पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे निकट आ जाती है तब उसे क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर। और ये जो घटना होती है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को। एक होता है अपसौर, जब सूर्य से पृथ्वी बहुत ही दूर चली जाती है तब उसे कहेंगे अपसौर। और अपसौर की घटना कब होती है? 4 जुलाई को। 4 जुलाई को। तो क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीष्म अयनात प्रतिवर्ष किस तिथि को होता है? 21 जून को। दोपहर में आपकी छाया किस तिथि को सबसे छोटी होती है? तो 21 जून को ही होगा आपकी छाया सबसे छोटी। वार्षिक तापांतर किस अक्षांश पर न्यूनतम होता है? भूमध्य रेखा पर।
प्रधान यमुनोत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ अवस्थित होता है? अटलांटिक महासागर में। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अक्ष देशांतर बिंदु का प्रतिच्छेदन अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। नेक्स्ट है, सूर्योदय की पहली किरण भारत के किस यमुनोत्तर पर दिखाई देती है? तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किस महासागर से गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? याद रखिएगा 40,075 किलोमीटर। ग्लोब पर दो स्थानों के मध्य न्यूनतम दूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती है। ग्लोब पर दो स्थानों के मध्य न्यूनतम दूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती है। कौन सी देशांतर रेखा प्रधान यमुनोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करती है? 180 डिग्री देशांतर। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं दिए गए हैं, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध को कर्क रेखा कहेंगे। 23.5 डिग्री मकर रेखा जो कि दक्षिणी गोलार्ध में है, और सबसे बीचों बीच में जो है, बीचों बीच तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 0 डिग्री लाइन को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण के मध्य की अक्षांश पेटी शांत अक्षांश के नाम से जानी जाती है। यह क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि शांत अक्षांश कितने डिग्री को कहेंगे? तो 0 से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण के मध्य जो अक्षांश है उसे क्या कहेंगे? शांत अक्षांश कहेंगे, क्यूट लैटिट्यूड कहेंगे। अब यहाँ पर दिया गया है विषुवत रेखा पर स्थित देश। विषुवत रेखा 3 महाद्वीपों, 13 देश, 3 जल निकायों से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा 3 महाद्वीप से होकर के कौन कौन से? तो एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया और दक्षिणी अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका। तो 3 महाद्वीप से होकर के 13 देश और 3 जल निकाय से होकर के गुजरती है। बात कर लेते हैं एशिया से होकर के मालदीव से, इंडोनेशिया और किरबिबाती से होकर के गुजरती है। अफ्रीका में साओ टोम प्रिंसिप, गैबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, सोमालिया और केन्या से होकर गुजरती है। दक्षिण अमेरिका से इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से होकर के गुजरती है। तो आप लोग चाहें तो क्रम से याद रख सकते हैं। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम प्रिंसिप, गैबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, यही 13 देशों से होकर के विषुवत रेखा जो है गुजरती है। जल निकाय अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, मतलब कह सकते हैं कि विषुवत रेखा जो है अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट है प्रधान मध्याह्न रेखा, प्राइम मेरिडियन पर स्थित देश। देखिए, प्रधान मध्याह्न रेखा 3 महाद्वीप, 8 देश और 6 जल निकाय से होकर गुजरती है। 3 महाद्वीप कौन सा हो गया? यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका। यूरोप में यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन से। अफ्रीका में अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोगो से होकर के गुजरती है। और अंटार्कटिका मतलब अंटार्कटिका से होकर के गुजरती है। जल निकाय की बात की जाए तो प्रधान मध्याह्न रेखा जो है आर्कटिक महासागर, नॉर्वेजियन सागर, ग्रीनलैंड सागर, भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर और दक्षिणी महासागर से होकर गुजरती है। अब चलते हैं कर्क रेखा की ओर। उत्तरी गोलार्ध में स्थित 23 डिग्री लाइन को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और इस कर्क रेखा जो है 3 महाद्वीप से होकर के 16 देश से और 6 जल निकाय से होकर के गुजरती है। 3 महाद्वीप कौन सा हो गया? तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। याद रखिएगा कर्क रेखा जो है दक्षिण अमेरिका से होकर के नहीं गुजरती है। एशिया की बात की जाए तो ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश अपने भारत से होकर के गुजरती है और लगभग 2 बराबर भागों में यह भारत को विभाजन करने का काम करती है। ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब से होकर के। वही अफ्रीका की बात की जाए तो मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया से होकर के गुजरती है। उत्तरी अमेरिका में बहामास और मैक्सिको से। तो ये क्लियर हो गया। जल निकाय हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ताइवान जल संधि, लाल सागर, मैक्सिको की खाड़ी से होकर यह कर्क रेखा जो है गुजरती है। नेक्स्ट दिया गया है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कॉर्पिकॉन। यह जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित 27 डिग्री लाइन को ही मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा भी जो है 3 महाद्वीप, 10 देश और 3 जल निकाय से होकर गुजरती है। 3 महाद्वीप कौन से है? तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे बात याद रखने की है, कर्क रेखा एक लाइन जो है, कर्क रेखा जो है सिर्फ जो है कह सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका में कौन सी लाइन गुजरती है? तो सिर्फ और सिर्फ कर्क रेखा। क्लियर? उत्तरी अमेरिका से सिर्फ और सिर्फ कर्क रेखा ही गुजरती है, मकर रेखा, विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। यही मैं समझाने की बात कर रही थी। दक्षिण अमेरिका, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली,
पराग्वे वही अफ्रीका से, नामीबिया, बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर ऑस्ट्रेलिया से होकर के ऑस्ट्रेलिया से ही गुजरती है। तो चलिए क्लियर हो गया। तो 10 देश कौन कौन सा है बताइएगा। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया, यही 10 देशों से होकर के मकर रेखा गुजरती है। जल निकाय हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट कौन सा जल डमरू मध्य स्थित है, इसे याद रखिएगा, बेरिंग जल डमरू मध्य। भू प्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है, तत्व पूछा जा रहा है तो ऑक्सीजन। एक ट्रिक होता है ओ सियाल फेकोना, ओ शियाल फेकोना। तो देखिए सर्वाधिक जो पाया जाता है पृथ्वी के भूप्रपट्टी में ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद लोहा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक धातु कौन सा पाया जाता है, तो एल्युमिनियम पाया जाता है। सर्वाधिक अर्ध धातु कौन सा पाया जाता है, तो सिलिकॉन पाया जाता है। तो यहाँ पे तत्व पूछा जा रहा था क्योंकि ऑक्सीजन जो है तत्व है और यह जो है सर्वाधिक पाया जाता है 46.60%। यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब उनके मध्य कितने घंटे का अंतर होगा, तो 6 घंटे का अंतर होगा। यदि दो स्थानों की स्थिति में 15 डिग्री देशांतर का अंतर है तो देखिए 90 डिग्री, देखिए 15 डिग्री देशांतर में 1 घंटा का टाइम लगता है। तो 90 डिग्री देशांतर में कितना समय लगेगा, तो 90 से 15 में डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 6 घंटा। चलिए नेक्स्ट है, मिस्र की राजधानी काहिरा का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है तो वह किस स्थान पर स्थित होगा, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। अश्व अक्षांश किसे कहते हैं, 30 से 35 डिग्री अक्षांश को अश्व अक्षांश कहते हैं। पृथ्वी का आंतरिक भाग को कोड कहते हैं। उसके बाद निकेल, लोहे, माफ करिएगा, पृथ्वी का आंतरिक भाग क्रोड जो है निकेल एवं लोहे से मिलकर बना होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये पृथ्वी का आंतरिक भाग क्रोड, निकेल एवं लोहे से मिलकर बना होता है। नाम याद रखिएगा, सियाल, सीमा, निफे, इसे याद रखिएगा, सियाल, सीमा, निफे। जब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न हो तब किस देशांतर रेखा पर सुबह के 6:30 बजे होंगे, आंसर हो जाएगा 0 डिग्री देशांतर पर। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों एक महाद्वीप से होकर गुजरती है, यह गुजरती अफ्रीका से। पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल के कणों से हुई है, यह किस विद्वान ने कहा है, ओ स्मिड ने कहा है, ओ स्मिड ने कहा है, माफ करिएगा, ओ स्मिड ने कहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूल के कणों से हुई है। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में किस विधि का प्रयोग करते हैं, यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। जीवाश्मीय साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब मानी जाती है, 3.5 मिलियन वर्ष पूर्व। यदि किसी स्थान पर सुबह के 6 बजे हैं तथा उसी समय ग्रीनविच मध्य समय 3 बजे प्रातः है तो उस स्थान की देशांतर रेखा 45 डिग्री पूर्व होगी। नेक्स्ट है, जब देखिए ग्रीनविच लाइन से जब इधर की ओर पूर्व की ओर जाएंगे तो क्या होगा, समय बढ़ेगा। ग्रीनविच से अगर हम लोग पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय जो है घटेगा। विश्व को कितने समय कटिबंधों में विभाजित किया गया है, 24 समय कटिबंध में। ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 66.5 डिग्री की कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त कहलाता है, यह कहलाता है आर्कटिक वृत्त। विषुवत रेखा सहित कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो 181 है। विषुवत रेखा समेत कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, 181। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री के अंतराल पर दो देशांतरों के मध्य 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चट्टान एवं ज्वालामुखी। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई होप पसंद आया ही होगा, पसंद आया तो लाइक करिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतजार करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।